आपके नज़र में कैसा बस्तर आप बनाना चाहते हैं? और छत्तीसगढ़ के जनता को जो और बस्तर का जनता को जो मूलभूत सुविधाओं का अधिकार नहीं मिला है उसको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। बस्तर में सिर्फ बिजली ही एक मुद्दा नहीं है सर, यहाँ पर आज भी जैसे हम देखते हैं ना, बारिश के दिनों में टापुएं बन जाती हैं, कनेक्टिविटी नहीं हो पाती। 5 साल कांग्रेस की सरकार रहा, एक भी पुल पुलिया नहीं बना। तो अभी आप कह रहे हैं कि रोज़गार जहाँ स्थानीय युवाओं को मिलना चाहिए था वो अभी नहीं मिल पा रहा है क्या? नहीं, बहुत सारे लोगों को मिल रहा है, लेकिन फिर उसके बाद भी जैसे बहुत सारे लोग रोजगार नहीं है, लेकिन रोजगार का बहुत सारा हमारे यहाँ साधन है। उन्होंने कहा कि हमने हमारे समय में यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपरा को बचाने की बहुत कोशिश की, आदिवासियों की जो परंपरा है उसको हमने सामने लाने की कोशिश की। कांग्रेस पार्टी को तो इस बात के यहाँ संस्कृति परंपरा को रक्षा करने का बात या उसको संरक्षण करने का बात करना ही नहीं चाहिए। हाँ, देवगुड़ी कुछ जरूर बनाया है। रोड मैप क्या रहेगा, किन मुद्दों को लेकर आप जाएंगे, प्राथमिकताएं कौन कौन सी रहेंगी? तो पहला प्राथमिकता रहेगा कि हमारा पावर लाइन हो, रेल लाइन हो, यहाँ के आवागमन का सुविधा हो, यहाँ नक्सलवाद मुक्त हो, शिक्षा का पूरा विस्तार हो, सब जगह पहुँचे। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जो आपका है। मैं हूं आपके साथ में राकेश निर्मलकर। लोकसभा चुनाव 2024 अब बहुत ही करीब है और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी 11 प्रत्याशियों के नाम भी घोषित कर दिए हैं और इसी क्रम में हम अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं और इस समय हमारी मौजूदगी है बस्तर लोकसभा क्षेत्र में। और यहाँ से जो प्रत्याशी घोषित किया है भारतीय जनता पार्टी ने, पहली बार चुनाव इन्होंने लड़ा, सरपंच से शुरुआत की, लेकिन इस बार उनको बड़ा पद दिया है, बड़ा मौका है और बड़ी चुनौती भी है। महेश कश्यप जी हमारे साथ है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। चर्चा की शुरुआत करेंगे, जानेंगे इनके जीवन के बारे में और क्या कुछ रोड मैप है बस्तर के विकास दशा और दिशा को तय करने के लिए, इन सब पर करेंगे चर्चा। शुरुआत हम आपके जीवन से करेंगे सर, कैसा रहा है? चूँकि मैं आपका प्रोफाइल देख रहा था, आप सरपंच से आपने शुरुआत की, लगातार सामाजिक कार्यों में जुटे रहे, उसका ही परिणति आज रहा, कितने बड़े दायित्व आपको सौंपा है? जी, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो मेरे जैसा सामान्य सी कार्यकर्ता को छोटे से गांव में और छोटे से परिवार में, मेरा राजनीतिक कोई पृष्ठभूमि नहीं रहा है, ना मेरा परिवार का कोई संबंध है, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी जो विश्व का सबसे बड़ी पार्टी और बस्तर लोकसभा क्षेत्र से मुझे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी मनोनीत किया गया है। और मैं केंद्रीय नेतृत्व हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी हो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हो, अमित शाह जी हो, इनका दिव्य दृष्टि को नमन करता हूँ, प्रदेश नेतृत्व का नमन करता हूँ और जिले के नेतृत्व को, जिसके बदौलत आज मुझे टिकट मिला है। मैं अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और मैं ही नहीं, मेरे क्षेत्र को मुझे जो बस्तर के जनता जानते हैं, तो उन लोग अपने आप में जो गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी हो रहा है। इसलिए बस्तर जो आज़ादी के 77 वर्ष के बाद जो 1947 देश आज़ाद हुआ, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, उसी दिन हमको लोकतांत्रिक प्रणाली में अपना जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिला था। पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक इस देश में एक क्षेत्र एक पार्टी का राज रहा, वो है कांग्रेस पार्टी। पंच से लेकर प्रधानमंत्री बना के 60 साल शासन किया। लेकिन उसके बाद भी हमारा जो बस्तर क्षेत्र है, जो केरल राज्य से बड़ा, इजराइल बेल्जियम से बड़ा इसका क्षेत्र पड़ रहा है, वह बस्तर जिला जो अपने आप में अपनी संस्कृति परंपरा रीति रिवाज के नाम से पहचाना जाता है, लेकिन जो आज़ादी के बाद जो मूलभूत सुविधाओं का अधिकार मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। इसका अगर कोई जिम्मेदार है तो कांग्रेस पार्टी है। जब मध्य प्रदेश शासन हुआ करता था, भोपाल हमारा राजधानी था, वहाँ से कोई भी कलेक्टर, कमिश्नर, कोई भी अधिकारी बस्तर क्षेत्र में भेजा जाता था, अपने आप को काला पानी सजा मान के नहीं आता था, ऐसा बस्तर उन्होंने बना के रखा। लेकिन 2001 में सदैव अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ का निर्माण किया, जिसके बदौलत आज छत्तीसगढ़ का पहचान दुनिया में है। आज रोड, सड़क, बिजली, पानी, जितने भी मूलभूत सुविधाएं आप देखने को मिल रहा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी का देन है और उस पार्टी का सिपाही होने का मुझे सौभाग्य मिला है। जी, हम आपके जीवन के बारे में पूछ रहे थे सर, अपनी शिक्षा दीक्षा के बारे में बताइए, अपने गांव के बारे में बताइए ताकि जाने, क्योंकि भाई एक छोटे से गांव से निकलकर इतने बड़े पद तक पहुंचना, क्योंकि ज़्यादातर कहा जाता है कि आप बड़े शहर में रहेंगे तभी आपको बड़ी पहचान मिलेगी। आप अपने संघर्ष के बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, मेरा जो जन्म है एक छोटे से गाँव में, छोटा सा परिवार में हुआ। आर्थिक रूप से में हमारा परिवार बहुत कमज़ोर था और मेरा घर में बड़ा सबसे बड़ा मैं हूँ
और पढ़ाई लिखाई जो शिक्षा की बात करें तो मेरे घर में जो स्कूल नहीं हुआ करता था, तो मेरे घर के जो आहता है, जिसको हमारे यहाँ बहुती बोलते हैं, उसमें स्कूल लगता था। उसी समय मेरा नाम स्कूल में दर्ज कर दिया गया और 5वीं मैंने कम उम्र में दर्ज किया गया, ऐसा बताया जाए। 2 साल मेरा भी उसमें उम्र बढ़ाया गया था। और 5वीं से लेकर 5वीं जो पास किया, मैं बहुत कम जानता था और 6वीं पढ़ा माड़पाल स्कूल में। उसके बाद स्कूल छोड़ना पड़ गया घर की परिस्थिति के कारण। और मैं पिताजी के साथ जो हल जोतने के लिए बैल से हल जोतने जाते थे, बहुत दूर 5-5 किलोमीटर हम लोग खेती करने के लिए दूसरे का खेती को हम लोग अदिया में हम लोग खेती करते थे। और इस प्रकार से 2-3 साल मैं लगातार पिताजी के साथ आज बटाता रहा। और घर वाले की भी इच्छा था कि सहयोग करें, लेकिन एक शख्स मिले, उन्होंने बोला कि नहीं, इनको पढ़ाएंगे, ये मतलब पढ़े लिखेंगे, पढ़ने इनका जो इंटेलिजेंट मतलब वो है, लेकिन इनको जिस प्रकार से वो मिलना चाहिए था नहीं हुआ। तो फिर से दोबारा मैं 6वीं का एडमिशन एक तुरेनार करके स्कूल में एडमिशन लिया और 10वीं तक पढ़ा। उसके भी आगे भी पढ़ नहीं पाया। तो एक मामला आया जिसके चलते परीक्षा भी नहीं दे पाया और स्कूल ही छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद मुझे सामाजिक संगठनों में, जो राष्ट्रवादी विचारधारा के संगठनों से मुझे जुड़ने का मौका मिला। और मेरा गांव, जिस गांव में मेरा जन्म हुआ, ना टीवी, एक भी टीवी नहीं था हमारे गांव में, ना मीडिया नहीं था, यानी दुनिया के बारे में हम अनभिज्ञ थे। दुनिया क्या चीज़ है, एक धर्म, राष्ट्र, समाज क्या है, नहीं जानते थे। लेकिन एक समाज के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और साथ ही मैं स्टूडेंट लाइफ में जो 6वीं से 8वीं तक पढ़ा, उसी समय मुझे कबड्डी का खिलाड़ी के रूप में मुझे पहचाना जाता था। स्टूडेंट लाइफ में मैं 2 बार नेशनल राज्य स्तरीय का कबड्डी खेला, नेशनल खेला और ग्रामीण क्षेत्र में कबड्डी खेलता, तो मेरा पहचान दूर दूर तक था। लेकिन मेरे को वो लोग भी नहीं जानते थे कौन सा गाँव का व्यक्ति है। लेकिन उसके बाद उस संगठन से जुड़ने का सौभाग्य मिला और लगातार मैं समाज के बीच में जुड़ा रहा। और बस्तर में जो समस्या है तो उसको लेकर, चाहे सामाजिक समस्या और अन्य समस्याओं को लेकर काम करता रहा। और मैं घर का काम अभी भी मैं खुद ही ट्रैक्टर चलाता हूँ। मैं घर में मैं कभी कभी याद करता हूँ, मैं खुद दरवाज़ा से लेकर, खिड़की से लेकर और लाइट वायरिंग से लेकर सारा चीज़ मैं खुद करता हूँ। ट्रैक्टर बनाने का कहीं नहीं सीखा हूँ। लोग बोलते हैं आप इतना कैसे जानते हैं, ऊपर वाले ने ऐसा वो दिया है तो मैं करता हूँ, ऐसा बोलता हूँ। ऐसा मेरा जीवन रहा है जी। अब उसके बाद में विश्व हिंदू परिषद से जुड़े, कौन थे जिन्होंने आपको यहाँ तक के लेके आए? देखिए, मैं जब कबड्डी खेलता था तो ग्रामीण स्तर का जो कबड्डी होता था, गांव-गांव में टूर्नामेंट होता था और उस समय एक शील्ड होता था। सिर्फ शील्ड के लिए हम लोग 30-30 मतलब 15-15, 20-20 राउंड खेलते थे। और कहीं ना कहीं हम लोग जो कबड्डी टीम है, हम लोग मिल के खेलते थे। हम फर्स्ट सेकंड में तो फर्स्ट तो रहते ही थे। और उस प्रतियोगिता में मुझे कहीं ना कहीं बेस्ट रेडर, बेस्ट कैचर के रूप में कहीं ना कहीं पुरस्कार मिलता था। और मेरे को शुरू से लोग थोड़ा सा बोलने के लिए बोलते थे। तो कुछ लोग जो अपने ग्रुप से भारती जी करके थे, वो आज स्वर्गवासी हो गए। और एक और उधर रायपुर क्षेत्र के थे, वो उस समय यहाँ के संगठन मंत्री हुआ करते थे। तो उन लोग मेरे से संपर्क किए, वो मेरे घर आए और मुझे डायरेक्ट बजरंग दल जो संगठन है, डायरेक्ट जिला का संयोजक बना दिया। मैं दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन धीरे धीरे मैं समझने लगा। और उस समय हमारे पास कोई सुविधा नहीं था, साइकिल में थे। लेकिन धीरे धीरे मेरे जो कबड्डी के समय जो मेरे दोस्त यार थे उनके तक पहुंचा और धीरे धीरे संगठन का विस्तार हुआ। और बस्तर में जो समस्या को मैंने समझने लगा और थोड़ा सा मैं समझता हूँ अपने आप को गिलहरी की भांति कुछ मेरा योगदान होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। और जिस समस्या, जिस काम के लिए मैं करने का प्रयास किया, ये मेरा समस्या नहीं है, बस्तर का समस्या है। और सभी लोगों ने आगे इसको बढ़ाया। जी, बस्तर की समस्या आपने बताई सर, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंपी है और अवसर भी है आपके लिए। चूँकि इस बस्तर को देखा जाता है ना, तो राष्ट्रीय स्तर पर इसकी अलग छवि बन के आती है। आपके नज़र में कैसा बस्तर आप बनाना चाहते हैं? देखिए, आज़ादी के 77 वर्ष में हम प्रवेश कर चुके हैं और बैलाडीला का लोहा, यहाँ का जल, जंगल, ज़मीन विश्वविख्यात है। और बैलाडीला का लोहा आज भी जापान जाता है। जो पूर्व के जो सत्ताधारी लोग थे, रेल लाइन के लिए सब समझौता हुआ और अंग्रेज़ों के शासनकाल में रेल लाइन किरंदुल से विशाखापट्टनम का रेल लाइन बनाया गया, का लाइन विस्तार हुआ। और वहाँ का DMFT फंड और जो से लेकर CSR मद का जो राशि अभी तक करोड़ों रुपया, अरबों रुपया मिलता रहा, लेकिन बस्तर के लोगों के लिए, बस्तर के जनता के लिए, सुविधा के लिए कोई काम नहीं किया गया। आज हम लोग जगदलपुर से रायपुर जाते हैं तो हमारे पास सिर्फ हाईवे नेशनल का एक रोड है।
उसमें भी आए दिन एक्सीडेंट जैसे बड़े बड़े घटनाएं हो रहा है, अनेक लोगों को अपने अपना जान गंवाना पड़ रहा है। अगर इतने साल आज़ादी के 77 वर्ष के अंदर अगर 4 लाइन होता तो कम से कम एक साइड से जाते दूसरे साइड से आते, कम से कम दुर्घटना कम होता। और आज यहाँ का कोई हमारा बस्तर के व्यक्ति रायपुर जाना चाहते हैं, क्योंकि रायपुर हमारा राजधानी है, सबको काम पड़ता है। 4 व्हीलर अगर वाहन से जाना पड़ता है 10-15 हज़ार रुपया एक बार जाने में खर्चा का वाहन करना पड़ता है, और जीवन की भी कोई गारंटी नहीं है। अगर यहाँ से रेल लाइन होता तो हमारे लोग यहाँ से हम लोग 100-150 रुपये हम जाके सुरक्षित आ जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें जो अधिकार मिलना चाहिए, जो सुविधाएं मिलना था, आज तक नहीं मिला। बस्तर के कई गांव में आज़ादी के 77 वर्ष के बाद 60 साल शासन करने वाले लोग लाइट पहुंचा नहीं पाए थे। हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में, सिर्फ 10 वर्ष के शासनकाल में आप देखेंगे वहाँ लाइट पहुँचा। आदरणीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो प्रधानमंत्री सड़क योजना बनाए, तो आज हम गांव वाले को डामर सड़क देखने को मिलता है। मैं छोटे समय मेरे पिताजी के साथ हल जोतने के लिए बैल जाता था, तो हमारे गांव से 5 किलोमीटर दूर में हाईवे नेशनल है। मैं डामर हाईवे नेशनल को देखता था, डामर रोड को, तो मेरे खेलने वाले मेरे साथ के बच्चे को बोलता था, मैं डामर सड़क देखा, डामर सड़क देखा, क्योंकि हमको देखने को नहीं मिलता था। और आज अगर डामर सड़क देखने मिल रहा है तो प्रधान श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी का देन है। इस प्रकार से आज बस्तर का जो पहचान है, ना स्कूल नहीं था, जैसे मैं खुद मेरे गांव में स्कूल नहीं था, जबकि शहर से 12 किलोमीटर दूर है। तो इस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कहीं भी कोई सुविधा नहीं था। अभी एक लेटेस्ट घटना मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे अपने आप में बहुत गंभीर मतलब झकझोर दिया कि शिवरात्रि के दिन चित्रकूट महोत्सव में ऑटो में जा रहे थे और दुर्भाग्य से एक घटना हुआ जिसमें ऑटो पलट गया, जिसमें 3 लोगों का मृत्यु हुआ। एक बालिका है मुश्किल से 7-8 साल की, उसके पिताजी भी नहीं हैं, उसकी माताजी ऑलरेडी हॉस्पिटल में एडमिट है और बहुत खराब कंडीशन है, और जो बच्ची है उसकी बड़ी बहन का भी उसी दुर्घटना में मृत्यु हुआ। उसको रायपुर, डॉक्टरों का कहना है कि रायपुर रेफर करना है, उसको रायपुर ले जाने वाले कोई नहीं है। और यह जो क्या सिर में चोट लगा था, कोई भी न्यूरो सर्जन नहीं है और कोई जाने को तैयार नहीं। तो ऐसी स्थिति बस्तर में आज भी है। तो कहीं ना कहीं ये सुविधाओं का भी से यहाँ स्वास्थ्य सुविधा हो, शिक्षा का स्वास्थ्य हो, आवागमन का सुविधा हो, और आज हमारे यहाँ जो बस्तर हजारों साल की गुलामी में संरक्षित सुरक्षित रहा, आज वहाँ नक्सलवाद जैसा हम लोग दंश झेल रहे हैं, और इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं कांग्रेस है। 80 के दशक में नक्सलवाद पनपा, पिछले 5 साल कांग्रेस का शासन छत्तीसगढ़ में रहा, और कांग्रेस का बड़े बड़े दावा होता था कि हम नक्सल खत्म कर दिए, नक्सलवाद खत्म हो गया। अगर नक्सलवाद खत्म हो गया तो अचानक कहाँ से पैदा हो गए, और हमारे भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों टारगेट बने? इसका मतलब इसके संरक्षण देने वाले तो लोग ही हैं। और आपको एक चीज़ बता दूं, जब जीरम कांड हुआ, आपने सुना होगा, छत्तीसगढ़ का, बस्तर का बड़े बड़े हमारे नेताओं का बलिदान देना पड़ा। हम उसको, उन नेताओं को हम संवेदना व्यक्त करते हैं, लेकिन और विपक्ष के होने के बाद भी उस घटना में एक बड़ा नेता वर्तमान पिछले सरकार में मंत्री रहा, उसी घटना में सम्मिलित रहता है और उसी क्षेत्र में लगातार चुनाव जीतता है, मोटरसाइकिल लेके भागता है। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं तो संरक्षण तो है, जिसके चलते आज नक्सलवाद खत्म नहीं हो रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है छत्तीसगढ़ से नक्सल मुक्त होगा, और छत्तीसगढ़ के जनता को जो, और बस्तर का जनता को जो मूलभूत सुविधाओं का अधिकार नहीं मिला है, उसको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन 15 साल तो आपकी भी सरकार रही सर। अब बीते 5 साल को ही देखेंगे तो उससे पहले 15 साल आपकी सरकार रही, तो उस समय में क्या यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं थी उसको पूरा नहीं कर लेना था? देखिए 15 साल में, वही मैं बताया कि 60 साल के आज़ादी के 77 साल के आज़ादी में 60 साल शासन करने वाले लोग एक रोड नहीं बना पाए, ना बिजली पहुंचा पाए, ना पानी का सुविधा था, अनेक सभी किसी भी प्रकार का कोई चीज़ का सुविधा हमको नहीं मिलता था। आज आप रोड, सड़क, बिजली, पानी से लेकर जो भी आज आपको देखने को मिलता है बस्तर में, कि भारतीय जनता पार्टी का देन है। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। आप रायपुर से जगदलपुर और हाईवे नेशनल का भी स्थिति क्या रहा, अगर आप पहले देखे होंगे तो क्या इस तरह हमारे बस्तर में कनकी चावल नहीं मिलता था हमारे लोगों को खाने के लिए। ये स्थिति भी हम 25 साल पहले देखें, और भारतीय जनता पार्टी का देन है जो PDS योजना लागू किया गया, 1-2 रुपये चावल लागू किया, जिसके चलते हमारे लोगों को भरपेट खाना मिल रहा है। और आज आज़ादी के 77 वर्ष के बाद भी कई गांव में लाइट नहीं था। मैं कोलेंग, हमारे इधर कोलेंग करके गांव है, नेतानार है, इधर हमारा गुमरौड़ा है, आज तक लाइट नहीं था, रोड नहीं था, हमने पहुंचा है। तो समय लगेगा। देखिए कोई बिल्डिंग भवन बनाने के लिए सालों लगता है, महीनों लगता है, लेकिन तोड़ने के लिए 1 दिन में तोड़ा जाता है। ठीक उसी प्रकार हजारों साल का जो, मैंने सैकड़ों साल से जो हमारा बस्तर को तोड़ा गया है, उसको
एक प्रकार से कमज़ोर किया गया, उसको बनाने में समय लगेगा। और हमने लगातार काम कर रहे हैं, इसलिए हमारा नारा है छत्तीसगढ़ को हमने बनाया, हमने संवारेंगे और आने वाला समय में डबल इंजन के सरकार के साथ हम कुछ संवारने का काम करेंगे। बस्तर में सिर्फ बिजली ही एक मुद्दा नहीं है सर, यहाँ पर आज भी जैसे हम देखते हैं ना, बारिश के दिनों में टापुएं बन जाती हैं, कनेक्टिविटी नहीं हो पाती। और दूसरी चीज़ है कि आज भी यहाँ खाट से कोई मरीज़ है उसको ले जाना पड़ता है, तो अभी भी जो अंदरूनी क्षेत्र है वहाँ पर कनेक्टिविटी की ज़रूरत है। देखिए, आज बस्तर में कनेक्टिविटी का जो सब बात बोल रहे हैं आप, आज आप जितने भी पुल पुलिया देखेंगे आप, एक 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर गांव में जाने के लिए हमको 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर घूमना पड़ता था। ऐसे कई नदियां था, और लगभग आज पुल पुलिया देखेंगे तो आज भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 5 साल कांग्रेस के सरकार एक भी पुल पुलिया नहीं बना। हाँ, रही बात आज काट से भी हमारे लोगों को हमको हॉस्पिटल ले जाना है और भी चीज़ों के लिए, आज नक्सलवाद के चलते हमारा सरकार फोर्स लगा के, आप कोंटा रोड देखिए, बीजापुर रोड देखेंगे, और अंदर के गांव को रोड के कनेक्टिविटी से जोड़ने का प्रयास हमारा सरकार कर रही है। लेकिन नक्सलवाद के नाम से जल जंगल ज़मीन के नारा देके हमारे लोग को भ्रमित करके, जो बंदूक पकड़ा करके जो रोड सड़क बिजली पानी से वंचित किया जा रहा है। अभी बीच में आपने सुना होगा, कुछ दिन पहले जल जीवन मिशन का काम चल रहा था। जल जीवन मिशन का तो सभी का ज़रूरत है भाई, सबको पानी का ज़रूरत है, लेकिन वहाँ काम करने नहीं दिया गया। वहाँ का गाड़ी को जला दिया गया, ट्रैक्टर को मतलब ठेकेदार को वहाँ से भगाया गया। इस प्रकार से जो लोग बस्तर हितैषी बनने की बात करते हैं, जल जंगल ज़मीन की बात करते हैं, वो लोग आज भी बस्तर का हित नहीं चाहते। अगर वास्तव में बस्तर के लोगों का हित चाहते हैं, उनको शिक्षा से, स्वास्थ्य से, उनके रोड बिजली पानी से वंचित क्यों किया जा रहा है? तो कुल मिला के ये जो नक्सलवाद का समस्या, और उसके पीछे वही मैं बताया कि यहाँ के सत्ताधारी लोग, यहाँ के जो आज़ादी के बाद से शासन करने वाले लोग, कहीं ना कहीं उन लोगों को संरक्षण दे के रखा, जिसके चलते समस्याएं बढ़ रहा है। लेकिन हमारे सरकार का दृढ़ संकल्प है, हम या हमारे आदरणीय देश के यशस्वी गृह मंत्री हर 5 किलोमीटर के अंदर अभी कैंप बसाया जा रहा है, और वहाँ के युवाओं को रोजगार और मूल क्या बोलना चाहिए, जो अपने रास्ते से भटक चुके हैं उनको मूल रास्ते में लाने के लिए नेलनार योजना के माध्यम से सरकार के सभी योजनाओं को वहाँ तक पहुँचाएंगे, उनसे जोड़ने, ऐसा हमारा योजना है। आगे वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास रहेगा। रोज़गार की बात कही, रोज़गार बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि यहाँ के जो नौजवान हैं दूसरे राज्यों में खाने कमाने के लिए जाते हैं, जबकि प्राकृतिक संपदा से इतना परिपूर्ण होने के बाद भी यहाँ के लोगों को रोज़गार नहीं मिल पाता। प्रयास रहेगा इसके लिए? जी हाँ, रोज़गार, देखिए हमारा देश 1 अरब 40 करोड़ का देश है तो समस्या रोज़गार का बहुत बड़ा समस्या है। और मैं समझता हूँ सभी को नौकरी भी नहीं मिल सकता, कितना भी हम विकसित होंगे, विकास बनेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबको नौकरी नहीं मिला। हाँ, अपने अपने रोज़गार के क्षेत्र अपने के लिए हमारा जो सरकार है हर समय जो स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम करता रहा है, और उनको अलग अलग ट्रेड में उनको प्रशिक्षित करके अपने अपने व्यवसाय के लिए प्रेरित करते रहे। जो हमारे यहाँ का बैला डीला का लोहा खदान, विश्वविख्यात लोहा खदान यहाँ से जापान जा रहा था, लेकिन यहाँ अभी तक यहाँ का लोहा का कोई उपयोग नहीं होता था ना, वहाँ उससे कोई रोज़गार नहीं मिल रहा था। लेकिन हमारे सरकार के द्वारा नगरनार NMDC का प्लांट इस्पात संयंत्र लगाया, और वहाँ 50,000 से ऊपर लोगों को रोज़गार मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य से पिछले 5 साल का कांग्रेस की सरकार हमारे युवाओं को भ्रमित करके, दिशाविहीन करके रखा। अगर उन युवाओं को कुछ स्किल डेवलपमेंट करके उसको अलग अलग ट्रेड में प्रशिक्षित किए होते, हमारे लोगों को वहाँ रोज़गार मिलता, वहाँ नौकरी मिलता। उनको गिल्ली डंडा खिलवाना, बाटी खिलवाना, इस प्रकार से बच्चों को एक प्रकार के मनोरंजन के साधन के नाम से उनको जो व्यवस्था करना था जिससे वो युवा अपना रोज़गार या अन्य क्षेत्र में आगे बढ़ते, वो नहीं कर पाया। ये दुर्भाग्यजनक। तो अभी आप कह रहे हैं कि रोज़गार जहाँ स्थानीय युवाओं को मिलना चाहिए था वो अभी नहीं मिल पा रहा है क्या? नहीं, बहुत सारे लोगों को मिल रहा है, लेकिन फिर उसके बाद भी जैसे बहुत सारे लोग रोज़गार नहीं है, लेकिन रोज़गार का बहुत सारा हमारे यहाँ साधन है। अगर हमारे यहाँ का मोहा टोरा से लेकर इमारती रखने और बहुत सारा चीज़ है, खेती कृषि के क्षेत्र में हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा बहुत सारा चीज़। लेकिन उनको एक प्रकार से उनको उस रास्ते में जाने के लिए कोई हमको प्रशिक्षित करना पड़ेगा। उनको अब जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के माध्यम से उनको लोन दे रहे हैं, ताकि स्वरोजगार के अपने करें और व्यवसाय करें। बहुत सारा ऐसा काम है, करके आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए रोज़गार उपलब्ध कराना हमारा पहला प्राथमिकता है, और हमारा डबल इंजन का सरकार उस पर
बहुत ध्यान दे रही है और आगे भी उसको। यहाँ हम कुछ देर पहले लखेश्वर बघेल जी से बातचीत कर रहे थे। वो पूर्व में बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने कहा कि हमने हमारे समय में यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपरा को बचाने की बहुत कोशिश की। आदिवासियों की जो परंपरा है उसको हमने सामने लाने की कोशिश की। देखिए, कांग्रेस पार्टी को तो इस बात के यहाँ संस्कृति परंपरा को रक्षा करने का बात या उसको संरक्षण करने का बात करना ही नहीं चाहिए। हाँ, देवगुड़ी कुछ ज़रूर बनाया है, लेकिन मैं बार बार उन कांग्रेसी से पूछता हूँ, क्या मंदिर बना देने से, देवगुड़ी बना देने से वो अपने संस्कृति संरक्षित हो जाएगा? क्योंकि उस गांव में एक संस्कृति, एक रीति रिवाज, एक परंपरा को मानने वाले लोग हैं और हमारे जो रूढ़ी परंपरा, हमारी संस्कृति को मानने वाले लोग नहीं हैं। तो उस मंदिर को बनाने से देवगुड़ी में जाने वाला नहीं रहेगा, तो उस मंदिर बनाने का क्या ज़रूरत, उस देव स्थान बनाने का क्या ज़रूरत? हमारा जो बस्तर का संस्कृति परंपरा जो हज़ारों साल पुराना है, मुग़लों का शासनकाल 800 साल इस देश में चला, 200 साल अंग्रेज़ों का शासन चला, ऐसा हमको बताया जाता है। लेकिन बस्तर का संस्कृति परंपरा रीति रिवाज संरक्षित सुरक्षित रहा, जबकि हमारे पंच नहीं होते थे, सरपंच विधायक कुछ भी नहीं रहे। लेकिन जब से हम पंच से लेकर प्रधानमंत्री बनाने लगे और पिछले 30-40 साल में हमारे संस्कृति परंपरा रीति रिवाज, हमारी रूढ़ी परंपरा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसीलिए बस्तर के जनता अपने आप में अब जागरूक हो चुके हैं और हमारा 5वीं अनुसूची क्षेत्र में पेशा कानून लागू है। इसलिए पेशा कानून के अंतर्गत ग्राम सभाएँ किया जा रहा है और जो हमारे संस्कृति रीति रिवाज परंपरा को नहीं मानता है, हम बस्तर में उनको कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और अभी हमारा छत्तीसगढ़ वर्तमान सरकार, आदरणीय विष्णुदेव की सरकार, उसको प्राथमिकता देते हुए धर्मांतरण या मतांतरण जो भी व्यक्ति करेगा जिससे हमारे संस्कृति परंपरा रीति रिवाज भाईचारा खत्म होगा, उसके लिए कानून बनाया जा रहा है और कानून बनेगा तो संवैधानिक रूप से हम उसको रोकने का प्रयास करेंगे। ये हमारा और इन लोगों ने उनको बढ़ावा दिया है, जो लोग हमारे संस्कृति परंपरा रीति रिवाज को के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको बढ़ावा देने वाले लोग वर्तमान पिछले सत्ताधारी लोग हैं। इसलिए उस संस्कृति परंपरा धर्म को बचाने का बात तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए वो लोग, बल्कि जो हमारी संस्कृति परंपरा रीति रिवाज के खिलाफ काम करने के वाले के साथ खड़े होकर हर समय रहे, जिसका परिणाम जिसका सबक छत्तीसगढ़ के बस्तर की जनता ने सिखा दिया है उनको। लेकिन वो लोग तो कहते हैं कि आप लोग धर्म की राजनीति करते हैं, यहाँ पे लोगों को बरगलाते हैं, क्रिश्चियन या फिर आदिवासियों में लड़वाते हैं। देखिए, आप दुनिया का इतिहास उठा के देखिए, किसी भी समाज को अगर ख़त्म करना है तो उसका संस्कृति परंपरा रीति रिवाज पूजा पद्धति ख़त्म कर दो, समाज ख़त्म हो जाएगा। किसी देश को अगर ख़त्म करना है, उस देश का संस्कृति परंपरा रीति रिवाज पूजा पद्धति ख़त्म कर दो, वो देश ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए हमारा जो देश है सांस्कृतिक पारंपरिक सनातन परंपरा का देश है। हमारे यहाँ राम कृष्ण महावीर बुद्ध भगवान हुए हैं, इसीलिए उनको उसको बचाना ये कांग्रेस बीजेपी का मामला नहीं है, हर किसी का आस्था का विषय है। लेकिन इन लोगों ने अपने राजनीति के लिए अपने आप को सेकुलरवादी धर्मनिरपेक्षवादी बता के उसके साथ हर समय खिलवाड़ करते रहे। इसीलिए हमारा जो लक्ष्य है, हमारा उद्देश्य, हम किसी धर्म के विरोधी नहीं है, कोई भी धर्म को माने, लेकिन अगर वो व्यक्ति हमारे धर्म के साथ, वो धार्मिक स्वतंत्रता उनको है, लेकिन हमारी धर्म हमारी संस्कृति परंपरा के साथ खिलवाड़ करेगा, उसका विरोध करना सिर्फ महेश कश्यप या किसी व्यक्ति का काम नहीं है, पूरा देश वासी का काम है, बस्तरवासी का काम है। और आज वो काम करने जा रहे हैं लोग, आज स्वपूर्त वो होने जा रहे हैं। जी, एक जो बीजेपी का एक बड़ा मुद्दा रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता को लेकर, और हम इस समय बस्तर में हैं और बस्तर आदिवासियों की अलग संस्कृति है, अलग पहचान है, उनकी रहन सहन परंपरा है और संविधान में इसका है कि ये लोग अपने तरीके से मान सकते हैं। आपको लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से, चूँकि बीजेपी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तब भूपेश बघेल जी ने कहा था कि इससे इनकी जो संस्कृति है, इनकी जो परंपरा है, उस पर प्रभाव पड़ेगा? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं आप, वो किसी धर्म किसी जाति के ऊपर आधारित नहीं है। हाँ, लेकिन हमारा जो देश है, हम सब लोग बोलते हैं हम सबको समान अधिकार होना चाहिए, एक देश एक विधान एक संविधान की बात करते हैं और होना चाहिए और होगा। रही बात हमारा जनजाति समाज को, आदिवासी समाज का संस्कृति परंपरा अगर वो कानून लागू होगा तो उसके लिए खतरा होगा, क्योंकि जनजाति समाज को जो आज संवैधानिक जो आरक्षण दिया गया है या उसको अलग कैटेगरी में उसको लाया गया, उसके पीछे का कारण आप पहले समझो ना, क्यों किया गया है। जो संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको अलग कैटेगरी में दिया है, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि वो जो समाज है
उनको जो गुलामी काल में उनको जो जिस प्रकार से तिरस्कार किया गया, उनको सताया गया, जिसके कारण वो सामाजिक आर्थिक से लेकर शैक्षणिक रूप से बहुत कमज़ोर थे और सामाजिक रूप से वो बहुत कम पिछड़े हुए थे। उनको बाकी समाज के साथ समानता लाने के लिए, उनको बाकी समाज के साथ बराबरी करने के लिए वो अधिकार दिया गया था और उसके अनुसार हमको अब जैसे 5वीं अनुच्छेद है, पेशा कानून है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमारे अभी उत्तराखंड में अभी हमारा समान नागरिक संहिता लागू हो चुका है, लेकिन वहाँ जनजातीय वर्ग के लोगों को वहाँ अलग कर दिया है। सिर्फ जो लोग धर्म के नाम पे, धर्म के नाम पे समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। आज महिलाएं, हमारे भारतीय संस्कृति में, भारतीय परंपरा में मातृ देवो भव, माता को पहला स्थान दिया जाता है, पूजनीय माना जाता है, लेकिन उसके लिए अलग कानून क्यों होगा? 3 तलाक के नाम से तलाक करके कोई माताओं को छोड़ दे और किसी के साथ इस प्रकार से उनका जीवन। भाई हमारे महिला, चाहे कोई भी जाति समाज का हो, कोई धर्म का हो, उनको माताओं को बराबर सम्मान देना चाहिए। इसलिए मोदी जी ने उसको भी ख़त्म कर दिया। ठीक उसी प्रकार हमारे देश में हम सबको समान नागरिकता के अंदर हमें जो अधिकार है उसके हिसाब से हम काम, हमको जो आदिवासी ट्राइबल को, जो आदिवासी समाज को जो अधिकार दिया गया है, वो तो सिर्फ उनके उस कमजोरी के कारण, जो शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, उसको बराबरी लाने के लिए क्या है यह है। लेकिन उनका पहचान जो किया गया है, उनका संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, उसके कारण उनको पहचान करके आज उस कैटेगरी में लाया गया है। इसलिए उससे कोई मतलब समान नागरिक संहिता से कोई मतलब नहीं। आदिवासी कोड बिल की बात बहुत से समय में चलती रहती है, आप इसके पक्ष में हैं? नहीं, देखिए, मैं उसके पक्ष में इसलिए नहीं हूँ। हमारा जो देश है, जब 1947 में देश आज़ाद हुआ और उस आज़ादी के बाद हमें जो आरक्षण मिला, जनजाति समाज, मैं भी जनजाति समाज का हूँ, और हमको शैक्षणिक, सामाजिक कमजोरी के कारण आज़ादी मिला। कोई जाति धर्म के आधार पर या धर्म के आधार पर नहीं मिला। और वर्तमान समय में भारत देश में 705 जातियाँ हैं। अगर हम एक कोई जाति विशेष को लेकर हम धर्म कोड मांग करेंगे, क्या हम लोग 705 जाति का धर्म कोड आवंटन कर सकते हैं? क्या ये संभव नहीं है। दूसरी बात, संविधान में 6 धर्म को हमको मान्यता दिया गया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध। और बाकी जो आदिवासी का अलग धर्म है, आदिवासी का अलग पहचान है, ये कहीं भी नहीं लिखा है। कुछ लोग उसको भ्रमित कर रहे हैं। देखिए, आदिवासी समाज के अगर बात करें, आप रामायण काल में उठा के देखिए, महाभारत काल में देखेंगे, सत्ययुग में देखेंगे, कहीं ना कहीं आदिवासी उसमें आपको उनका इतिहास मिलेगा। और ये जो लोग हैं, ये अंग्रेज़ों का जो फूट डालो राज का नीति के कारण जो 1871 से जो भारत में जनगणना हुआ, उस जनगणना में अगर अंग्रेज़ों ने हमको आदिवासी धर्म का, जैसे 1931 का जनगणना देखते हैं, आदिवासी धर्म का उल्लेख है। तो कुल मिला के हमारे लोग को अलग अलग कैटेगरी में हर समय रखा, ताकि ये लोग भ्रमित हो जाए और आदिवासी समाज मूल धारा से कट जाए। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, बस्तर के लोग, आप इड़मोराम, आयतूराम, बैदूराम, संतूराम, बलीराम, आप नाम देखेंगे, सभी समाज के लोग, उसके पीछे राम शब्द जुड़ा है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो कारण है। आप दुनिया में और भी जगह जाएंगे, नहीं मिलेगा। तो कुल मिला के हम सनातन परंपरा को मानने वाले लोग हैं और हमारा जो आदिवासी समाज सदियों से हम सनातन परंपरा को मानते रहें, इसलिए अलग धर्म का आवश्यकता नहीं लगता और होना भी नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बस्तर की पहचान यहाँ की परंपरा, यहाँ की संस्कृति के लिए तो होती है, लेकिन यहाँ की जो खूबसूरती है ना सर, वो नक्सलवाद के कारण कहीं ढक जाती है। तो इसके लिए क्या कुछ विज़न रहेगा? अभी सरकार ने कहा है कि बस्तर सरगुजा के लिए विकास की बात तो कही है राज्य सरकार ने, लेकिन अगर आप बन जाते हैं तो यहाँ के विकास के लिए और क्या रोड मैप है? कई सारी जगहें हैं आपके बस्तर में। देखिए, वही मैं बोला कि नक्सलवाद सबसे बड़ा समस्या है और नक्सलवाद का खात्मा करना हमारा भारतीय जनता पार्टी का पहला विजन है, लक्ष्य है। और अभी हर 5 किलोमीटर में कैंप खोलना, नियद नेल नार के योजना के माध्यम से वहाँ के युवाओं को मूल धारा में जोड़ना, वहाँ तक रोड पहुँचाना, बिजली पहुँचाना, मोबाइल का टावर पहुँचे, वहाँ का शिक्षा का स्कूल खुले और वहाँ रोड पहुँचे। और ये हमारा पहला प्राथमिकता रहेगा, क्योंकि बस्तर अगर किसी भी तरीके से अगर पिछड़ा हुआ है या कमज़ोर है तो नक्सलवाद के कारण। आज जिस क्षेत्र में नक्सलवाद नहीं है, वहाँ का स्थिति आज देख रहे हैं आप, सुधर रहा है। सिर्फ अगर कोई क्षेत्र बचा है तो जहाँ नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, और नक्सलवाद भी यहाँ से खात्मा हो सकता है, हो जाएगा। लेकिन ये जो राजनीतिक संरक्षण कहीं ना कहीं
आंतरिक रूप से क्यों ना हो। तो ये सबसे बड़ा समस्या है, इसको ख़त्म करना हमारा पहला लक्ष्य रहेगा। और जो लोग भी इस विचारधारा से जुड़ के हमारे बस्तर जैसा शांत क्षेत्र, विश्व का सबसे जल जंगल ज़मीन और खनिज संपदा से बड़ा क्षेत्र है, इसको हम पुनः शांति के टापू में के रूप में देख सकें, तो ऐसे जो लोग भी उनको संरक्षण कर दे रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, उन लोगों को सद्बुद्धि दे, अन्यथा उनके साथ भी आने वाला समय में बस्तर के लोग उनको भी यहाँ से उकाड़। जी, हम लोग का सुशील मौर्य जी, जो कि जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, उनसे जब बात कर रहे थे ना, उन्होंने एक आरोप जो लगाया, यहाँ पे बीजेपी की 22 साल तक के सांसद रहे, लेकिन सदन में 22 सवाल भी नहीं पूछ सके। दीपक बैज जी ने कई मुद्दे ऐसे उठाए जिसके चलते यहाँ का विकास हुआ है, और इस बार भी उसी के चलते वो जीतेंगे। देखिए, कोई सवाल उठाने से अगर काम हो जाता तो आज तक सब कुछ हो जाता। सवाल उठाने से ही काम होना ऐसा नहीं लगता। हाँ, बात हमारा जो पूर्व सांसद है अपना उनके लंबे समय से काम वहाँ संसद में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, और आज जो कुछ दिखता है बस्तर में कहीं ना कहीं उन्हीं का देन है। कांग्रेस पार्टी का जो वर्तमान सांसद है, जो एक हमारे सामान्य से मंडल के अध्यक्ष से हार गया है, वहाँ के जनता उनको ऐसे भी नकार चुके हैं, तो वो तो चुनाव जीतना तो छोड़ दीजिए। आज बस्तर के जिस प्रकार से बस्तर की संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया है, बस्तर के जनता के साथ ये लोग खिलवाड़ किए हैं, तो उसको बस्तर का जनता कभी भी माफ़ नहीं करेगा। और वो सिर्फ वहाँ जाके क्वेश्चन करने से उसका समाधान हो गया या क्वेश्चन करने से काम हो गया, तो ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज हमारे यहाँ से सारा समस्याओं का समाधान हुआ होता। हाँ, और आज हमारा जो डबल इंजन का सरकार जो लगातार काम कर रही थी, तो निश्चित ही कांग्रेस पार्टी के सरकार यहाँ आने के बाद हमारा जो बस्तर का क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का जो विकास रुका हुआ है, क्यों रुका हुआ है, इसके पीछे का मैं कारण बता रहा हूँ। हमारे यहाँ कई गांव में आज भी पानी नहीं मिलता है। अगर एंड पंप का बोर खोदते हैं तो पानी नहीं निकलता, या तो ख़राब पानी निकलता है। उसका समाधान के लिए हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जल जीवन मिशन यहाँ प्रारंभ किया, और जल जीवन मिशन के माध्यम से एक बोर भी अगर सक्सेस होगा तो पूरे गांव में पानी पहुंचाएंगे। और हमारा छत्तीसगढ़ का जनसंख्या मात्र 3 करोड़ है। हमारा उत्तर प्रदेश का जनसंख्या आदरणीय योगी आदित्यनाथ का जो प्रदेश है 27-28 करोड़ का जनसंख्या है, लेकिन देश में अगर सबसे ज़्यादा जल जीवन मिशन का काम हुआ है तो उत्तर प्रदेश में पहला नंबर में, और यहाँ 26-27 नंबर। इसका कारण क्या है? कांग्रेस क्योंकि यहाँ के लोगों को जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित करना क्यों चाहती है? क्योंकि मोदी की योजना है कि मोदी का योजना उनके साथ पहुंचेगा, मोदी का आदमी हो जाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री आवास बन रहा था, 16 लाख परिवार को आवास मिलना था, उसको भी 5 साल रोक के रख दिया। लेकिन जैसे ही हमारे सरकार आया, उनको भी हम आवास, अभी 18 लाख आवास स्वीकृत कर दिए। तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी का जो चरित्र रहा है और कांग्रेस पार्टी की नीति रहा है, जिसके चलते हमारा देश का जो दुर्दशा अभी तक रहा है, उसको अब देश का जनता पहचान चुके हैं। इसलिए आने वाला समय में हमारे आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का एक नारा था, कांग्रेस मुक्त भारत। बस्तर से भी छत्तीसगढ़ से कांग्रेस मुक्त होने जा रही है, और चाहे दीपक बैज आए, चाहे कोई भी चुनाव लड़े, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। क्योंकि बस्तर हमारा जो भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा पार्टी है, एक मतदान केंद्र तक, पन्ना प्रमुख तक हमारे कार्यकर्ता सब लगेंगे। और कांग्रेस के वर्तमान सांसद दीपक बैज भले दिल्ली में कितना क्वेश्चन किया, उससे हमको मतलब नहीं है, और ना बस्तर की जनता को मतलब नहीं है। हाँ, श्रेय लेने में हर समय आगे रहे हैं। हमारा महारा समाज का एक आरक्षण था, आज महारा समाज के लोगों का यहाँ स्थापना दिवस था, उनका आरक्षण को ख़त्म करने वाले वही लोग, और उनको भ्रमित करके अभी 26-27 साल उनको पीछे उनके लोगों को आगे बढ़ने से रोक दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सरकार केंद्र में होने के कारण, हमारे सब लोग के प्रयास के कारण उनको आरक्षण, SC का आरक्षण मिला। ये कांग्रेस के लोग ऐसे हैं, राजनीति के लिए समाज, देश, राष्ट्र या विकास को कोई महत्व नहीं रहता है उनका। जी, आपने पानी का मुद्दा उठाया ना सर, हम भी आते आते बहुत से इलाकों में ऐसे देखे हैं कि कांवड़ से, दूर दराज से पानी ऐसे लाते हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो होती रहती। सवाल तो आपसे भी पूछे जाने चाहिए। केदार कश्यप जी जल मंत्री रहे, जल संसाधन में, तो बस्तर से मंत्री जब आ रहे हैं तो उनकी भी तो नाकामी गिनाई जाएगी ना, कि यहाँ लोगों को पानी क्यों मुहैया नहीं हो पाए। देखिए, बस्तर में पानी का मैं आपको बताऊँ, मैं स्वयं जिस गांव में रहता हूँ, लगभग 20-25 हैंडपम्प बोरिंग खनन किए, लेकिन पानी नहीं निकलता था। मैं स्वयं कांवड़ से, नदी से पानी बो के घर आता था।
और गाय बैल को हम लोग जो दाना खिलाते तब ऐसा स्थिति था। और लगातार हम लोग खोदते रहे, खनन करते रहे। जैसे मैं सरपंच रहा, एक साथ 5-5 बोर खोदे और लगभग सब पाराओं में बोर के माध्यम से पानी पिलाने का, एक समय कुएं का पानी पीने को मजबूर थे हम लोग, झरना का पानी पीने को मजबूर थे। लेकिन आज वहाँ तक हम लोग आज अगर पानी का सुविधा की बात करें तो बहुत हद तक ठीक हो गया। कुछ अंदरूनी क्षेत्र में आज भी वंचित है, क्योंकि आज नक्सलवाद का जहाँ नक्सलवाद का समस्या है, जहाँ रोड नहीं है, अगर बोर खनन करना भी चाहते तो गाड़ी नहीं जाता। ऐसे बहुत समस्याओं का सामना तो करना पड़ रहा है। और मेरे गाँव का खुद का एक उदाहरण बताऊँ, मैं जिस पंचायत का सरपंच रहा, और श्यामा प्रसाद रूरबन मिशन योजना के तहत जल जीवन पाइपलाइन का विस्तार का काम आया, तो मेरे पारा मैं जिस गांव में रहता हूं, मात्र 60-70 परिवार का गांव है, कम से कम 15-20 हैंडपम्प खोदा गया, 20-25-30-50 हो गया होगा अभी तक, लेकिन पानी नहीं मिलता था। मैं खुद किसान, खेती करने के लिए 5 बोर करवाया, नहीं मिला। तो लेकिन एक पानी देखने वाला एक उसको बुलाया, उसको बोला किसी का खेत में मिल जाए यार, तू चेक कर ले। और संजोग से एक दूसरे का खेत में मिला और अच्छा पानी मिला। उस हैंडपम्प, उस बोर से पूरे गांव को सप्लाई। ऐसा भी कई समस्या है। अगर हम खनन भी करना चाह रहे, जैसे आप लोंडीगुड़ा क्षेत्र में जाएंगे, कई ऐसे गांव हैं 800 फीट गहरा बोर खोदेंगे, एक ही पे चट्टान मिलेगा। वहाँ पानी कहाँ से ला पाएंगे? ये सब दिक्कत है। कई जगह लाल पानी है, कई जगह कीड़ा के पानी, ये सब समस्या है। लेकिन अभी इसीलिए हमारा मोदी जी का जो उद्देश्य रहा है, जल जीवन मिशन का उद्देश्य रहा है, भले कहीं भी पानी मिले वहाँ से गांव के लोगों को सप्लाई करें और जल जीवन मिशन के माध्यम से वहाँ से पानी पहुँचे। ये हमारा पहला प्राथमिकता है। और मैं समझता हूँ अभी छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव सरकार, आदरणीय विष्णुदेव की सरकार यहाँ आज के द्वारा 3 महीने में ही बहुत सारा हमारे जो संकल्प पत्र में पूरा कर चुके हैं। और आने वाला समय में हमारा पानी का समस्या हो चाहे और भी अन्य समस्या को पूरा करने का प्रयास करेंगे। शिक्षा को लेकर क्या कुछ रोड मैप रहेगा सर? क्योंकि शिक्षा ही आगे विकास का एक माध्यम है और यहाँ के बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है पढ़ाई लिखाई करना, तभी यहाँ का विकास संभव है सर। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में हमारे भारतीय जनता पार्टी का सरकार सदैव मतलब हर समय उसके प्रति बहुत सजग रहा है। और आज जितने भी स्कूल बिल्डिंग, चाहे भवनें देखेंगे, स्कूल देखेंगे, और एक समय था 5-5 किलोमीटर 7-7 किलोमीटर में स्कूल नहीं मिलता था। मैं खुद मेरे गांव से 5 किलोमीटर स्कूल जाता था, उसके चलते स्कूल छोड़ना पड़ गया जब उस समय। आज देखेंगे कोई भी गांव ऐसा नहीं है, प्राथमिक शाला से लेकर मिडिल स्कूल, हाई स्कूल आपको मिलेगा। हर 1-2 किलोमीटर हाई स्कूल मिलेगा। हाई स्कूल तो छोड़िए, मिडिल स्कूल नहीं मिलता था, ऐसा स्थिति था। और लगातार शिक्षा के क्षेत्र में जो छत्तीसगढ़ में, बस्तर में जो काम हुआ है, तो आज़ादी के 70 वर्ष के पहले कभी नहीं हुआ जो पिछले 15 साल में हुआ। हाँ, निश्चित ही जो नक्सलवाद का क्षेत्र है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में अभी भी कुछ क्षेत्र में, जैसे हमने स्कूल उस समय बना रहे थे, हमारी सरकार लगातार स्कूलें, भवनें, रोड, सड़क बना, उसको नक्सलवाद के द्वारा उसको तोड़ा जा रहा था, उसे बनने से रोका जा रहा था। तो इस प्रकार से अभी समस्याएँ तो है, उसको कहीं ना कहीं आने वाले समय में दूर करेंगे। और जो 77 साल में नहीं हुआ तो हम आज ही कर देंगे या 5 साल में कर देंगे, ये भी संभव नहीं है, लेकिन आने वाला समय में पूरा होगा। क्योंकि हमारा मोदी जी का सपना है 2047 को भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, और उसके लिए 100 साल हमको इंतजार करना पड़ रहा है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन कांग्रेस वाले तो कहते थे कि आपके समय में स्कूल बंद हो गए, सैकड़ों स्कूल बंद हो गए, जिसको हमने अपने समय में चालू करवाया 5 साल में। देखिए, कांग्रेस के लोग वही बोला ना कि अगर नक्सलवाद, वो लोग बोलते हैं कि हम नक्सलवाद ख़त्म कर दिए, नक्सल का कोई समस्या नहीं है बस्तर, लेकिन वही जहाँ नक्सलवाद खत्म की बात करते हैं वहाँ नक्सलवाद कहाँ से पैदा हो गए? इसका मतलब तुम जिस गांव के बोले बातें हमारे आदिवासी, उसी को नक्सलवादी बता रहे हो। अगर नक्सलवाद थे ही नहीं तो कहाँ से आ गए? और हमारे लोगों को क्यों टारगेट करके मार रहे हैं? भाई राजनीति तो कांग्रेस के लोग भी कर रहे हैं, वो लोग भी राजनीति पार्टी के लोग हैं। तो इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है? तो उन्हीं को पूछना चाहिए। जी, विस्थापन एक बहुत समस्या है सर, यहाँ भी बहुत से आदिवासी है, उसके लिए क्या कुछ रहेगा? देखिए, विस्थापन का समस्या तो है, शरणार्थी जैसे खुद के ही जल जंगल जमीन के लिए नहीं, इसीलिए तो हमने अभी बताया आपको कि हर 5 किलोमीटर में हमारा कैंप खोला जा रहा है। और नियत नेलनार योजना के माध्यम से युवाओं को रोज़गार दिया जा रहा है। वहाँ शुद्ध पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और राशन पहुँचे, इसका व्यवस्था करने का प्रयास कर रहे हैं। और आने वाला 5 साल में ये पूरा होगा, मुझे ऐसा भरोसा है। रोड मैप क्या रहेगा? किन मुद्दों को लेकर आप जाएंगे? प्राथमिकताएं कौन कौन सी रहेंगी? देखिए, हमारे यहाँ का रोड मैप पहला प्राथमिकता देखिए,
और ये मैं बताया शुरू में ही आपको बताया, हमारे यहाँ से एक 4 लाइन रोड होता, कम से कम हमारे लोगों को यहाँ से सुविधा होता, तो पहला प्राथमिकता रहेगा कि हमारा 4 लाइन हो, रेल लाइन हो, यहाँ के आवागमन का सुविधा हो, यहाँ नक्सल मुक्त हो, शिक्षा का पूरा विस्तार हो, सब जगह पहुँचे, पानी, शुद्ध पानी सभी लोग को मिले, ये हमारे पहला प्राथमिकता रहेगा। और भारत सरकार के द्वारा जितने भी योजनाएं संचालित है उसको हमारे गांव के लोगों को कैसे मिले। अब जैसे बहुत सारे लोग, आज योजनाएं तो बहुत सारे लागू हो जाता है लेकिन हमारे लोग को पता ही नहीं चलता है, वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है, तो इसको कैसे क्रियान्वयन करें, इसके लिए पहला प्रयास रहेगा। जाते जाते सर, आपके राजनीतिक गुरु कौन है, किनको मानते हैं, जिनको देखकर आप प्रभावित हैं? देखिए, मैं ये तो बड़ा असमंजस विषय है मेरे लिए। मैं तो ऊपर उसी को मानता हूँ, क्योंकि मैंने, हाँ, मेरा राजनीतिक क्षेत्र में डायरेक्ट, अगर शुद्ध रूप से राजनीतिक रूप से पार्टी में अगर मैं कार्यकर्ता सदस्यता के रूप में देखेंगे तो 3-4 साल ही हो रहा है, 3-4 साल। और मुझे जैसे भारतीय जनता पार्टी में विधिवत, क्योंकि मैं शुरू से ही, जब से मैं मताधिकार का मुझे अधिकार मिला तब से मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट देता रहा हूँ, लेकिन मैं सामाजिक क्षेत्र में काम करता रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से एकदम शुद्ध रूप से अगर राजनीतिक पार्टी में अगर मेरा आने का अगर देखेंगे तो 4 साल लगभग होने जा रहा है। और मुझे डायरेक्ट मतलब मुझे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जैसा दायित्व दिया गया, और मैं 3-4 साल होने जा रहा है उसको निर्वहन करने का कोशिश किया। और अभी वो भारतीय जनता पार्टी से मुझे की तरफ से मुझे लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया। तो मैं समझता हूँ हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का रीति नीति है, भारतीय जनता पार्टी का जो सिद्धांत उद्देश्य है, यही मेरा गुरु है। और हमारा जो लक्ष्य है, माँ तेरा वैभव अमर रहे, माँ तेरा वैभव अमर रहे, हम 3-4 रहे ना रहे, इस भाव से काम करना, यही मेरा गुरु है और इसी हिसाब से काम करना हमारा लक्ष्य रहेगा। राहुल गांधी जी के बारे में क्या सोच है आपकी? देखिए, राहुल गांधी के विषय में हमको कुछ बोलना नहीं है। केशव बघेल जी से आज बात कर रहे थे ना, तो वो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री बनने वाले हैं अभी। देखिए, राहुल गांधी का सपना तो मुझे लगता है सपना ही रह जाएगा। और मैं राहुल गांधी के पिताश्री स्वर्गवासी हो गए, इसलिए उसके बारे में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उनका एक भाषण मुझे याद आता है। जब उड़ीसा राज्य में कालाहांडी जिला में भुखमरी आया था, सूखाग्रस्त हुआ था, तो उस समय हमारे देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में उनको युवा प्रधान रूप के जाना जाता था। उन्होंने एक भाषण दिया था कि हम केंद्र से 1 रुपया बेचते हैं तो आपके पास 15 पैसा पहुंचता है, 25 पैसा खा जाते हैं। ये कौन बोल रहा है? हमारे देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है। उसका अगर कोई समाधान करना है, उसका निदान करना है, तो किसका जवाबदारी बनता है? प्रधानमंत्री का। लेकिन हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी क्या बोलते हैं, मैं 2000 रुपया किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि के रूप में देता हूँ तो डायरेक्ट उसको 2000 रुपया मिल रहा है। आज महातारी वंदन के रूप में अगर 1000 रुपये देने तो डायरेक्ट खाते मिल रहा है। ये मोदी जी का गारंटी है। और उस गारंटी के सामने राहुल गांधी जैसे और भी नेता कितना पैदा हो जाए, तो अभी तो प्रधानमंत्री बनना संभव नहीं है। और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन पाएंगे कि नहीं, मेरे को तो नहीं लगता कि प्रधानमंत्री बन पाएंगे और बनेंगे। मोदी जी के बारे में क्या सोचे, फिर बता दीजिए। देखिए, मोदी जी तो वो शख्सियत है। देखिए, दुनिया में हम सब लोग हम लोगों को हमारा जो धारणा है, हमारा जो भारत का जो पहचान है, हम किसी व्यक्ति को महत्व नहीं देते हैं, हम व्यक्ति का व्यक्तित्व को महत्व देने वाले लोग हैं। और जो आज का मोदी जी का जो व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व के कारण आज मोदी जी का जो पहचान है दुनिया में, वही मोदी जी है, वही भारत के प्रधानमंत्री है। और उससे पहले जितने भी प्रधानमंत्री हैं वही हुआ करते थे, चाहे मनमोहन सिंह जी हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू और भी प्रधानमंत्री। एक समय जब हमारा भारत और पाकिस्तान के बीच में शुरू से क्योंकि संघर्ष रहा है, विवाद रहा है, जब पाकिस्तान के आतंकी आदि लोग हमारे देश के सैनिक को सिर काट के फुटबॉल खेलते हुए वीडियो बना के वायरल करते थे, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एक बार सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया तो पाकिस्तान का आज पाकिस्तान हमारी तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता, चीन हो। तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो विश्व को नेतृत्व करने वाले कर रहे हैं, और जो भारत का जो गौरव था विश्व गुरु, कहीं ना कहीं हम विश्व गुरु के पथ में आगे बढ़ रहे हैं। और जो ब्रिटेन अंग्रेज़ों ने हमको गुलाम रख के 200 साल रखा, उसको भी पीछे छोड़ के हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये संभव हुआ है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी के कारण। तो इसलिए मोदी जी का तो कोई किसी से तुलना कर ही नहीं सकते। और मोदी जी के सामने कोई भी आ जाए
अभी उसके सामने कोई नहीं टिक सकता। जीत का मार्जिन कितना अनुमान है इस बार? दावा तो कर रहे हैं आप कि इस बार जीतेंगे आप ही, लेकिन फिर भी जीत का मार्जिन? देखिए, हमें तो भरोसा है लाखों मैंने ऐसा बस्तर का रिकॉर्ड अभी इतिहास में पहला ऐसा रिकॉर्ड होगा, ऐसा लगता है मुझे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जाते जाते अपने क्षेत्र की जनता से हमारे माध्यम से कोई संदेश यदि देना चाहें सर? मैं अपने क्षेत्र की जनता से मैं यही अपील करना चाहूँगा, क्योंकि मुझ जैसा सामान्य कार्यकर्ता को, मैं उन्हीं लोगों के बीच का कार्यकर्ता हूँ। छोटा सा गांव, छोटा सा परिवार, छोटे से गांव में रहने वाला, और केंद्रीय नेतृत्व ने, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने मुझे सांसद प्रत्याशी के रूप में चयनित करके मनोनीत किया है। तो अगर मुझे लोकसभा में अगर यहाँ एक प्रत्याशी के रूप क्या बोलना चाहिए, मुझे बहुमत के आधार पर चुनेंगे, तो मैं बस्तर का नेतृत्व कर दिल्ली यहाँ का विषय को, जो भी मूलभूत समस्याओं को लेकर आगे विषय पहुँचाना होगा वो करूँगा। तो इसलिए मैं बस्तर की जनता को आह्वान करता हूँ कि मुझे सभी लोग अपना भाई, छोटा भाई, अपना छोटा सा अपने बीच का कार्यकर्ता समझ के मुझे सहयोग करें, और पूर्ण बहुमत के साथ मुझे यहाँ का लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने का मौका दें। तो आपने सुना महेश कश्यप जी को, जो कि बस्तर लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार फिर से मोदी जी रिपीट करने वाले हैं और अपनी भी जीत का दावा कर रहे हैं। बहुत सारी बात हमने इनसे की, अपने जीवन के बारे में बताया, साथ ही साथ जो गंभीर मुद्दे हैं बस्तर से, इनसे जुड़ी भी खुलकर इन्होंने बातें बताई और अपने रोड मैप को भी हमसे साझा किया। बहरहाल इस खास पेशकश में इतना ही, अगली बारी होगी आप सबसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।